हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टॉपिक कॉल्ड डेटा सफिशिएंसी। ऑल्दो ये टॉपिक नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स है, क्योंकि इसमें आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम, टाइम एंड वर्क, क्लॉक, कैलेंडर, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ब्लड रिलेशन, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, अल्फाबेट टेस्ट, न जाने कितने टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है वो इसके वर्बल मीनिंग से ऑब्वियस है। अगर आप डेटा की बात करोगे तो डेटा मतलब क्या होता है? फैक्ट एंड स्टैटिस्टिक्स। तो फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कहीं से भी आ सकता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का फैक्ट हो सकता है, टाइम एंड वर्क का फैक्ट हो सकता है, क्लॉक के फैक्ट हो सकते हैं, कैलेंडर के फैक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर बच्चे आप सफिशिएंसी की बात करोगे तो एक सिंपल टर्म्स में सफिशिएंसी का मतलब होता है एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ समथिंग, मींस ऐसा इंफॉर्मेशन जो अपने आप में कंप्लीट हो, और किसके लिए? एक पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए। तो अगर आप कंबाइंडली बोलो डेटा सफिशिएंसी का क्या मतलब है, तो डेटा सफिशिएंसी सिंपली ये कहता है कि एक सर्टेन फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स जिसके बेसिस पे आप कोई एक सर्टेन एनालिसिस क्या करो, कंप्लीट कर सको। और उसके लिए अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट है तो डेटा सफिशिएंट है, अगर इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, इनकम्प्लीट है, तो दैट विल बी कॉल्ड डेटा इनसफिशिएंट है। ये क्लियर है? तो वो फैक्ट एंड फिगर कहीं से भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक से हो सकता है। जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या कर रहा है? ऑन विच डेट ऑफ द मंथ वॉज अंजलि बॉर्न इन फैब 2004। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट डेटा आपको क्या गिवन है कि अंजलि वॉज बॉर्न ऑन इवेंट डेट ऑफ द मंथ। इसका क्या मतलब है? फैब के इवेंट डेट कैसे होंगे बच्चे? 2, 4, 6, 8 समथिंग लाइक दैट। क्लियर है? सेकेंड डेटा आपको क्या गिवन है? अंजलि's बर्थडे वॉज ऑन ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होगा? सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2। प्राइम नंबर कौन सा होगा? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 एंड समथिंग लाइक दैट। तो अंजलि का डेट ऑफ बर्थ एक सिंगल डे होगा, और सिंगल डे इन दोनों डेटा एनालिसिस पे कौन सा मिलेगा? को 2। सो अंजलि का बर्थडे आप 100% क्लियरली बोल सकते हो इन दोनों डेटा को एनालाइज करने के बाद। सो हम क्या बोलेंगे पे बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर अंजलि's बर्थडे। ये क्लियर है बच्चों? तो इसी तरह से आपको एक पर्टिकुलर डेटा को, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना होगा एक पर्टिकुलर रिजल्ट को फुलफिल करने के लिए। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हाउ एफ रिलेटेड टू पी। आपको पता करना है एफ और पी में क्या रिलेशन है। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट डेटा क्या गिवन है आपको? P has two sisters M and N। P की 2 सिस्टर है, एक M और दूसरी N। सो ऑब्वियस की बात है, हम इसको इंडिकेट करने के लिए माइनस बोल दिए और इसको भी माइनस। देखो, नॉर्मली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर कोई फीमेल है उसको इंडिकेट हम माइनस से करते हैं और मेल को पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं। नथिंग इज देयर अपार्ट फ्रॉम दैट। ये सिंपली याद रखने के लिए और इजीली पहचानने के लिए कि कौन ब्रदर है, कौन सिस्टर है, कौन फादर है, कौन मदर है एंड समथिंग लाइक दैट। सो यहां पे हमने सिंपली ये इंडिकेट कर दिया है कि M निगेटिव और N निगेटिव, और P के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ सेकेंड डेटा में क्या कह रहा है बच्चों? F मदर, जो F की मां है, इज सिस्टर ऑफ M फादर। वो M के फादर की क्या है? सिस्टर है। मींस ये निगेटिव है और ये पॉजिटिवली, और ये दोनों आपस में एज ए ब्रदर सिस्टर रिलेटेड है। ये क्लियर है बच्चों? अब आपसे पूछ रहा है रिलेशन F और P के बीच में, तो ऑब्वियस ही बात है P यहां पे है और F इस डेटा में है। P फर्स्ट डेटा में है और F सेकंड डेटा में है, तो इंडिविजुअली तो आंसर नहीं आएगा। अगर आप इस दोनों को मर्ज कर दोगे बच्चे, डेटा 1 और 2 को, तो आप क्या लिख सकते हो? P यहां से M, यहां से N, निगेटिव निगेटिव, एम्स फादर, तो 1 स्टेप अहेड फादर, और ये इनकी सिस्टर और इनका चाइल्ड है F। यहां पे हमें F के बारे में भी जेंडर पता नहीं है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो देखो, फादर और सिस्टर, इनके जो चाइल्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एज ए कजन कहलाते हैं। सही है ना? कजन बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को इंक्लूडेड रहता है, मींस मेल और फीमेल दोनों को कलेक्टिवली हम कजन बोलते हैं। सो हम यहां से बोल सकते हैं कि यहां पे डेटा 1 and 2 बोथ आर सफिशिएंट।
सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट बी इज ब्रदर ऑफ ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? देखो, आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, बी इज ब्रदर ऑफ ए। सो अगर आप बी और ए को लिखोगे तो यहाँ पे बी का पॉजिटिव, ए के बारे में नहीं पता तो एज इट इज आपने छोड़ दिया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? ए इज सिस्टर ऑफ सी। तो ए और सी को कैसे रिलेट करोगे? ए इज सिस्टर ऑफ सी मीन्स ए पे निगेटिव और सी पे हमें नहीं पता सी का जेंडर क्या है, तो एज इट इज। सेकेंड में क्या है? ई इज हस्बैंड ऑफ ए। सो अगर ए और ई को देखोगे तो ई इज हस्बैंड ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो अगर आप इंडिविजुअली इस डेटा को, जो मेन स्टेटमेंट है उसको और स्टेटमेंट 1 को मर्ज करोगे बच्चे, तो क्या मिल जाएगा? बी, ए और सी। यहां से निगेटिव है और बी पॉजिटिव था, सो ऑब्वियस है यहां से हमें एक मिल जाएगा कि ए बी का क्या है? सिस्टर है। सो फर्स्ट से भी आपको आंसर क्या है? मिल रहा है। अगर इस मेन डेटा और सेकेंड डेटा को कंबाइन करोगे तो क्या लिखोगे बच्चे? बी पॉजिटिव, यहां से ए निगेटिव और ई पॉजिटिव। यहां से भी आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा सेम कि ए बी का क्या होगी? सिस्टर होगी। सो यहां से भी आंसर मिल रहा है। सो आपका आंसर क्या होगा? आइदर 1 और 2 सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर सी। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ। ओके, देखो क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पता करना है कि रो में कितने हैं जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अगर आप डेटा 1 की बात करो बच्चे, तो डेटा 1 में क्या गिवन है? विशाखा हु इज 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ आशीष हु इज 12th फ्रॉम राइट एंड। विशाखा लेफ्ट से किस पोजीशन पे है? 5th पे है, तो लेफ्ट से ये विशाखा है। अगर ये पोजीशन 5th है तो विशाखा से पहले कितने चिल्ड्रन होंगे? 4। अब आशीष का पोजीशन गिवन है 12th फ्रॉम राइट एंड, तो आशीष अगर यहां पे है तो ये 12th पोजीशन पे है। ये क्लियर है? तो यहां पे आशीष से पहले कितने चिल्ड्रन होंगे? 11। नाउ एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि विशाखा 8 है लेफ्ट में आशीष से। तो अगर आप आशीष से विशाखा के पोजीशन को देखोगे तो ये 8th है लेफ्ट में। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में कितने चिल्ड्रन होंगे? 7 और होंगे। तो फर्स्ट से आपको टोटल चिल्ड्रन कितना मिल जाएगा? 4 + 7 + 11 और आशीष एक और विशाखा एक और। सो टोटल आपको कितना मिलेगा? 24। ये क्लियर है बच्चों? सेकेंड डेटा में क्या कह रहा है? रोहित इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ निशा। ओके, ये निशा है। हु इज 7th फ्रॉम राइट एंड। निशा का पोजीशन राइट से 7th पे है। ओके, एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड, और निशा का भी पोजीशन सेम है, लेफ्ट से 18th पे है। तो ऑब्वियस की बात है इस दोनों को ऐड करोगे बच्चे तो निशा से पहले लेफ्ट में कितने होंगे? 17। निशा से राइट में कितने होंगे? 6, और एक खुद निशा होगी। सो टोटल चिल्ड्रन यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 17 + 6 + 1, दैट इम्प्लाई टोटल यहाँ से भी कितना आएगा? 24 चिल्ड्रन। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। क्लियर है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन। पता करना आपको कि कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्स्ट डेटा क्या गिवन है? देयर इज 1 डॉक्टर पर 700 रेजिडेंट। 1 डॉक्टर है पर 700 रेजिडेंट। नंबर ऑफ रेजिडेंट यहाँ पे मिसिंग है, सो आप नंबर ऑफ डॉक्टर फर्स्ट स्टेटमेंट से पता नहीं कर सकते। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड डेटा, देयर आर ओनली 16 वार्ड विथ ईच वार्ड हैविंग एज मेनी डॉक्टर्स एज द नंबर ऑफ वार्ड इन दैट टाउन। सेकंड में क्या कह रहा है? टोटल 16 वार्ड्स है और एवरी वार्ड में कितने डॉक्टर है? उतने ही डॉक्टर है जितना टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स है। तो पर वार्ड में नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने होंगे? 16। तो टाउन में टोटल डॉक्टर कितने हो जाएंगे? 16 × 16, दैट इम्प्लाई 256 डॉक्टर्स। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल 1 इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हाउ इज तानिया रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। देखो फर्स्ट डेटा में क्या कह रहा है? मैन इन द फोटोग्राफ, इट मीन्स जेंडर तो पता चल गया कि वो क्या है? मैन है, आई मीन मेल है। कह रहा है मैन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली चाइल्ड ऑफ तानियाज ग्रैंडफादर।
तो तानिया के 1 स्टेप क्या होंगे, कोई पर्सन होगा और उसके फादर होंगे, वो क्या होंगे, तानिया के लिए ग्रैंडफादर का काम करेंगे 2 जनरेशन अहेड। से यस और नो, ही इज द ग्रैंडफादर। अब ये जो मैन है फोटोग्राफ में, इस ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड है और ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, मेल है। तो ये ग्रैंडफादर के लिए ये पर्सन क्या हो जाएगा, सन की तरह काम करेगा। से यस और नो, ये सन है। तो तानिया उस मैन के लिए कैसे होगी, एज ए डॉटर रिलेटेड होगी। से यस और नो। सो आपको फर्स्ट से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा कि तानिया उस मैन के लिए क्या है, डॉटर है। ये क्लियर है। सेकेंड डेटा में क्या कह रहा है, द मैन इन फोटोग्राफ हैज नो ब्रदर और सिस्टर एंड हिज फादर इज तानियाज ग्रैंडफादर। अब देखो, मैन को कोई भी ब्रदर और सिस्टर नहीं है, मीन्स ये मैन इकलौता है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है। और इसके जो फादर है वो तानिया के लिए क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर का काम कर रहा है। यस और नो। इट मीन्स ये जो मैन है वो तानिया के क्या हो जाएंगे, फादर। यस और नो। इस आदमी का सिर्फ एक ही चाइल्ड है, वो होगा फोटोग्राफ वाला मैन, और ऑब्वियस सी बात है इसका कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, तो तानिया के ऑब्वियस फादर एक ही होंगे और वो क्या होगा, ये आदमी। सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट व्हिच वर्ड इन द कोड लैंग्वेज मींस फ्लावर। आपको पता करना है कि फ्लावर का कोड क्या होगा। 2 डेटा गिवन है। देखो, अगर आप फर्स्ट डेटा में कोडिंग वाले टर्म्स को देखोगे तो वो है बच्चे डी, हु, ला और है पेन, ठीक है, ये 4 है। इसके फर्स्ट डेटा के सेकेंड पार्ट में देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है पेन और क्विज। अगर आप डेटा 2 की बात करते हो तो वहां पे लिखा हुआ है डी, ला, चीन और नेक्स्ट में लिखा हुआ है पा चीन। क्लियर है। यहां पे अगर आप लिटिल बिट कॉमन सेंस का यूज करोगे तो डेटा 2 में चीन और चीन कॉमन है, तो यहां से इन दोनों में जो कॉमन टर्म है वो पता चल जाएगा, तो उसके बेसिस पे आपको पा का कोड भी पता चल जाएगा। लेकिन डे और ला का कोड क्या होगा ये आप यहां से पता नहीं कर पाओगे, सिंस 2 टर्म है और 2 अननोन टर्म्स है। क्लियर है। तो यहां से डी ला क्या होगा ये पता नहीं चल पाएगा। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट को कंबाइन करो तो यहां पे भी 2 टर्म कॉमन है, एक डी और दूसरा ला। तो यहां से भी ये पता करना डिफिकल्ट होगा कि डी और ला किसके लिए यूज होगा। ये 2 टर्म्स को बताएंगे बट कॉमन टर्म्स कौन सा होगा ये पता नहीं चलेगा। अगेन अगर आप फर्स्ट डेटा के 2 टर्म्स की बात करो तो यहां पे पेन है, यहां पे भी पेन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों किसी को बताएंगे, लेकिन अभी भी हमारा डी और ला पता नहीं चल पाएगा। ये क्लियर है बच्चों। यस और नो। और फर्स्ट डेटा में सिंपली एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है, ब्यूटीफुल। तो जो कॉमन टर्म्स होगा पेन वो तो ब्यूटीफुल को बताएगा, ठीक है। सो अभी भी आप ये पता करना कि फ्लावर कौन सा है वो आप 100% श्योर होकर नहीं बोल पाओगे। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट। क्लियर है बच्चों। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट Who is C's partner in a game of cards involving 4 players A, B, C and D? ठीक है, आपको पता करना है C का पार्टनर कौन है। टोटल कितने प्लेयर्स हैं कार्ड्स में, 4। तो लेट्स से ये कुछ इस तरह से बैठा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि कार्ड्स में जो प्लेयर होते हैं जो साथ में खेलते हैं वो अपोजिट साइड में बैठते हैं। तो यहाँ पे ये गिवन है D इज सिटिंग अपोजिट टू A, तो लेट्स से ए यहां पे है, तो ऑब्वियस ये बात है डी कहां पे होगा, ये। अब बचा कौन, सी और बी। तो सी या तो यहां हो सकता है तो फिर बी यहां पे होगा, या सी यहां पे होगा नहीं तो बी यहां पे होगा। बी और सी के पोजीशन भले ही चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमें यहां से ये तो पता चल जाएगा कि पार्टनर कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है पार्टनर कौन सा होगा, बी और सी। से सुनो, सो फर्स्ट से तो हमें आंसर मिल जाएगा कि सी का पार्टनर कौन सा है, बी है। सेकंड में क्या कह रहा है, बी इज सिटिंग राइट ऑफ ए एंड लेफ्ट ऑफ डी। देखो अगर कार्ड्स के गेम में अगर ये कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं तो ये सारे किसकी तरफ फेस करेंगे, सेंटर की तरफ फेस करेंगे। से सुनो, अब यहां पे गिवन है बी इज सिटिंग राइट ऑफ ए, लेट से यहां पे बी है
तो ऑब्वियस सी बात है ए कहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे, एंड लेफ्ट ऑफ डी, तो ऑब्वियस सी बात है डी यहाँ पे होगा, तभी तो इसके लेफ्ट में बी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से बचा कौन सा, सिर्फ एक ही बचा सी। तो यहाँ से भी पता चल जाएगा कि सी का पार्टनर कौन सा है, बी है। क्लियर है बच्चों? सो हमें यहाँ पे 2 से भी आंसर मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। इन दिस क्वेश्चन इट इज थिंक दैट व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोड फॉर वाटर इन सर्टेन कोड। आपको 2 डेटा गिवन है, उसमें से पता करना है कि वाटर का कोड क्या होगा। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड में क्या कॉमन है, यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 1 कॉमन है, तो यहाँ पे भी 1 है। नंबर्स टर्म में 7 और 1 कॉमन है, और दोनों टर्म्स में वर्ड कौन कौन से कॉमन है, यहाँ पे मी है, तो यहाँ पे भी बच्चे क्या है, मी है। यहाँ पे अगर वाटर है तो यहाँ पे भी वाटर है, से सुनो। तो 7 और 1 कंबाइंडली रिप्रेजेंट करेंगे मी और वाटर को, बट 7 मी को रिप्रेजेंट करेगा या 7 वाटर को रिप्रेजेंट करेगा ये हमें क्लियर नहीं है। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं 1 मी को रिप्रेजेंट कर रहा है या 1 वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी क्लियर नहीं है। सो हम यहाँ से आंसर क्या दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट। क्लियर है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन इट इज थिंक दैट हाउ मेनी विजिटर्स सॉ द एग्जीबिशन यस्टरडे। आपको पता करना है कि एग्जीबिशन में कितने विजिटर्स आए थे। फर्स्ट डेटा में क्या कह रहा है, ईच एंट्री पास होल्डर कैन टेक अप टू 3 पर्सन्स विथ हिम और हर। अगर कोई सिंगल पास इशू करा गया है तो इसके साथ कितने लोग हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और नहीं तो 3 हो सकते हैं। सेकेंड डेटा में क्या करा है, इन ऑल 243 पासेस वर सोल्ड यस्टरडे, और टोटल नंबर ऑफ पासेस कितना सोल्ड करा गया था, ये था बच्चे 243। सो यहाँ से फर्स्ट डेटा से हमें ये कंफर्म नहीं मिल पा रहा कि कितने लोग विजिट करेंगे पर पास। सो यहाँ से अगर हम पॉसिबल नंबर ऑफ विजिटर्स की बात करें तो कितना हो सकता है वो, 243 इंटू 1, 243 इंटू 2, और नहीं तो क्या होगा 243 इंटू 3। सो यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू कि कितने विजिटर्स एग्जीबिशन में आए थे वो पता नहीं किया जा सकता है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट। क्लियर है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन इट इज थिंक दैट अमॉन्ग 5 फ्रेंड्स हु इज द टॉलेस्ट। आपको पता करना है कि 5 फ्रेंड्स में सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है। डेटा 1 में क्या गिवन है बच्चों, डी इज टॉलर देन ए एंड सी। तो फर्स्ट से हमें क्या पता चलेगा, डी इज टॉलर देन ए एंड सी। सेकेंड में डेटा में क्या कह रहा है, बी इज शॉर्टर देन ई, बी इज शॉर्टर देन ई। इसका क्या मतलब है, बी छोटा है ई से, बट ये टॉलर देन है डी से, तो आप इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, सेफ नो। और फर्स्ट से आपको ये ऑलरेडी पता है कि डी टॉलर है किससे, ए और सी से, तो यहाँ सबसे टॉलेस्ट कौन सा आ जाएगा, ई आ जाएगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 को मिलाकर आंसर हमें मिल जाएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर। इन दिस क्वेश्चन इट इज थिंक दैट व्हाट टाइम डिड द ट्रेन लीव टुडे। आपसे पूछ रहा है बच्चों आज के ट्रेन का डिपार्चर टाइम क्या था। फर्स्ट डेटा में क्या गिवन है, द ट्रेन नॉर्मली लीव ऑन टाइम। ये कह रहा है कि ट्रेन नॉर्मली डिपार्ट होता है ऑन टाइम पे। इसका क्या मतलब है कि हो सकता है मैक्सिमम केसेस में ट्रेन ऑन टाइम से डिपार्ट हो, लेकिन हम आज के बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। सेकेंड डेटा क्या है, द शेड्यूल्ड डिपार्चर इज एट 14:30। तो देखो नॉर्मली डिपार्ट हो रहा है ऑन टाइम, इट डजंट मीन कि एवरी डे ऑन टाइम डिपार्ट हो रहा है। तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद भी आज का टाइम क्या है ये आप नहीं बोल सकते हो। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इन दिस क्वेश्चन इट इज थिंक दैट हाउ मेनी सन्स डज डी हैव। आपको पता करना है कि डी के कितने बेटे हैं। फर्स्ट डेटा में क्या गिवन है, एज फादर हैज 3 चिल्ड्रेन। ए के फादर, लेट से कोई ए के फादर हैं, उनके 3 चिल्ड्रेन हैं, तो यहां पे ये हमने कर दिया, ठीक है। डेटा 2 में क्या कह रहा है, बी इज एज ब्रदर एंड सन ऑफ डी। बी ए का ब्रदर है, सन ऑफ डी, तो ऑब्वियस सी बात है ये फादर कोई और नहीं, ये कौन सा होगा, डी होगा, से सुनो। अब यहां पे डी के पूछा था कितने सन है, बी का जेंडर तो हमें पता चल गया कि ये बेटा है, लेकिन ना ही हमें ए के जेंडर के बारे में पता है और ना ही ये जो बचा रिमेनिंग है उसके बारे में पता है। सो हम
इस दोनों स्टेटमेंट को, दोनों डाटा को मिलाने के बाद भी हम आंसर नहीं दे सकते कि डी के कितने सन हैं। सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश ग्रास। देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है? ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, रेड इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड येलो। इसमें ग्रीन तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है। सेकंड में क्या कह रहा है? येलो इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक एंड ग्रीन इज कॉल्ड ब्राउन। ठीक है, फ्रेश ग्रास का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, और ग्रीन को यहां पे क्या बताया गया है? ब्राउन। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर किससे आएगा? ऑप्शन नंबर 2 से। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 2 अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल 1 इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर है बच्चों? दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट व्हाट इज सुमन्स रैंक फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। आपको सुमन का रैंक बताना है, टॉप से बताना है बच्चे, और क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है? 40 का। डेटा 1 में क्या गिवन है? सुमन इज 3 रैंक बिलो दीपक फ्रॉम टॉप। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है? सुमन इज 3 रैंक्स बिलो दीपक फ्रॉम टॉप। इट मींस अगर टॉप से दीपक का रैंक अगर कुछ गिवन है तो वहां से 3 रैंक बिलो कौन है? सुमन। इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है। ये हमारा है डेटा 1। डेटा 2 में क्या कर रहा है? दीपक्स रैंक फ्रॉम द बॉटम इज 23। अगर बॉटम से दीपक का रैंक देखोगे बच्चे तो ये कितना है? 23। यहां पे दीपक है। थर्ड में क्या कर रहा है? सुमन इज 3 रैंक एबव दीपक फ्रॉम बॉटम। अगर आप डेटा 3 की बात करो बच्चे तो उसमें क्या कर रहा है? सुमन इज 3 रैंक एबव दीपक फ्रॉम द बॉटम। इसका क्या मतलब है कि अगर बॉटम से दीपक का रैंक कुछ गिवन है, लेट से अगर ये दीपक का रैंक है, ठीक है, तो यहां से 3 रैंक एबव है और फ्रॉम बॉटम, इसका क्या मतलब है कि सुमन का पोजीशन यहां से बॉटम की तरफ होगा और 3 रैंक क्या होगा? एबव की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। ये क्लियर है? सही सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सुमन इज 3 रैंक एबव दीपक फ्रॉम बॉटम। जो बॉटम से दीपक का रैंक है, लेट से ये दीपक का रैंक था, तो यहां से 3 रैंक एबव, तो आपको बॉटम की तरफ चलना होगा। 3 रैंक एबव, तो यहां पे क्या मिलेगा? सुमन का रैंक। क्लियर है बच्चों? अगर यहां पे हम डेटा 1 और डेटा 2 को मर्ज करें तो हमें क्या मिलेगा? दीपक्स रैंक फ्रॉम द बॉटम इज 23। बॉटम से दीपक का रैंक कितना है? ये रहा दीपक, और इसका रैंक है 23। इट मींस दीपक से पहले कितने स्टूडेंट होंगे? 22। और फर्स्ट में कह रहा है सुमन इज 3 रैंक बिलो दीपक फ्रॉम टॉप। अगर दीपक का रैंक 23 है बॉटम से, तो टॉप से दीपक का रैंक कितना हो जाएगा? सिंपली 41 माइनस 23, दैट इंप्लाई ये वैल्यू कितना आएगा? 18 के। ये हमने 41 क्यों करा है? आई होप सभी बच्चों को पता है। जैसे ए से लेकर अगर आप जेड तक देखोगे तो एम का कोड अगर लेफ्ट से 13 है तो राइट से कितना होता है? 27 माइनस 13, दैट इंप्लाई 14। सो हमने वही करा है यहां पे। अगर बॉटम से 23 है तो टॉप से कितना होगा? 41 माइनस 23, दैट इंप्लाई कितना आएगा? 18। अब 18 से 3 रैंक बिलो है सुमन का रैंक, तो वो रैंक कौन सा होगा? 18 प्लस 3, दैट इंप्लाई ये रैंक कितना आएगा? 21। तो हमें फर्स्ट और सेकंड से मिल जाएगा कि सुमन का रैंक कितना आएगा फ्रॉम टॉप? ये आएगा 21। ये क्लियर है बच्चों? हमें आंसर मिल गया फर्स्ट से और सेकंड से। अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें, लेकिन अगर ऑप्शन डी को देखोगे यहां पे ओनली 2 एंड आइदर 1 और 3 है, तो हमें ये भी वेरीफाई करना होगा कि क्या 2 और 3 आंसर दे रहे हैं क्या। सेकंड में क्या कर रहा है? दीपक रैंक फ्रॉम द बॉटम इज 23, तो ठीक है, ये रहा दीपक का रैंक बॉटम से कितना है? 23 है। एंड थर्ड में क्या कह रहा है? सुमन्स रैंक इज 3 रैंक एबव दीपक फ्रॉम बॉटम। तो यहां से बच्चे बॉटम से सुमन का रैंक कितना आएगा? 23 से आप डाउनवर्ड की तरफ चलोगे 3 से, सुनो, तो वो कितना मिल जाएगा आपको? 20 रैंक। ये 20 रैंक तो बॉटम से है। अगर आप टॉप से देखोगे तो टॉप से रैंक कितना आएगा?
41 माइनस 20 दैट इंप्लाई यहां से भी कितना मिलेगा आपको 21 रैंक। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें सेकंड और थर्ड से भी क्या है आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, मींस ओनली 2 एंड आइदर 1 और 3। क्लियर है। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट 5 persons A, B, C, D and E are sitting in a row. Who is sitting in the middle? आपको 5 persons गिवन है A, B, C, D और E, और आपसे पूछ रहा है एक अरेंजमेंट में कि मिडिल में कौन होगा। अगर आप डेटा 1 की बात करो तो डेटा 1 में क्या है, B इज बिटवीन E एंड C। तो अरेंजमेंट कैसा होगा, E और C के बीच में क्या होगा B, और या अरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पे C और यहाँ पे B और यहाँ पे E। देखो जब कभी भी इस तरह का अरेंजमेंट हो, या तो नॉर्थ फेसिंग ले लो या साउथ फेसिंग ले लो, ये कॉम्बिनेशंस ऑफ फेसिंग नहीं ले सकते हैं। yes or no? अब कुछ किसी बच्चे के मन में ये भी आ सकता है कि क्यों नहीं ले सकते हैं। yes or no? अगर वैसे हम करेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा। क्लियर है। सो अगर यहाँ पे हम देखें दो अरेंजमेंट मिल रहा है मुझे, EBC या CBE, हमने नॉर्थवर्ड फेसिंग लिया हुआ है। क्लियर है। अब क्या कर रहा है, सेकेंड डेटा में क्या है, B इज टू द राइट ऑफ E, सो E के राइट में क्या है B है। सिंस हमने नॉर्थवर्ड फेसिंग लिया है तो हमने इसको इस तरह से दिखाया है। डेटा 3 में क्या है, कह रहा D इज बिटवीन A एंड E, तो A और E के बीच में क्या होगा D होगा। तो यहां से दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है, नहीं तो ये होगा E, ये होगा D और ये होगा A। से सुनो, अब देखो फर्स्ट और सेकंड को हम अगर कंबाइंड करें तो हमें सिंपली EBC और EB में रिलेशन आएगा, और हमें चाहिए टोटल ABCDE में। तो ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट और 2 से तो आंसर ये देने नहीं जा रहा है। अगर हम फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो यहाँ पे EBC है और यहाँ पे CBE या अरेंजमेंट में, और यहाँ पे EDA है और नहीं तो ADE, मींस ये ABCDE सारे को कवर कर रहा है। क्लियर है। तो देखो कोई भी अरेंजमेंट को आप पिक करो, यहां से अगर हम EBC को पिक करते हैं तो आप ये लिखो EBC, किसी एक को कंबाइन करो, ADE को कंबाइन करो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे D होगा और यहाँ पे A होगा। सिंस A और E के बीच में D है तो आपको ये अरेंजमेंट मिला। अगर आप ये अरेंजमेंट लोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे CBE, और यहाँ पे भी क्या है D, A और E के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे E है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे D लिखोगे और A लिखोगे। तो या तो अरेंजमेंट आपको मिलेगा ADEBC ये वाला अरेंजमेंट, या फिर आपको अरेंजमेंट मिलेगा CBEDA। इस दोनों केस में मिडिल ऑफ द टर्म तो हमारा कौन सा होगा, E ही होगा। क्लियर है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि 1 और 3 से भी आंसर क्या है आ जाएगा। क्लियर है। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर C। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हाउ इज डेट रिटन इन द कोड लैंग्वेज। यहाँ पे आपको डेट का कोड लैंग्वेज बताना है। आपके पास 3 कोड लैंग्वेज गिवन है। डेटा 1 में क्या गिवन है, डियर का कोड। क्लियर है बच्चों। सेकेंड में क्या है, ट्रीट का कोड, और थर्ड में गिवन है टीयर। अगर आप कोड के कंपैरिजन को देखोगे तो यहाँ पे जो ई का कोड है और जो सेकेंड में ई का कोड है और जो थर्ड में ई का कोड है वो सेम कोड है बच्चे। यहाँ पे ई का कोड क्या था हैश, थर्ड पोजीशन में यहाँ पे भी क्या है हैश, और अगर आप लास्ट की बात करो तो यहाँ पे भी सेकेंड पोजीशन पे हैश किसका कोड है, ई का कोड है। सो ये प्लेस वाइज सेम कोड को रिपीट कर रहा है। जैसे एक और देखोगे आर का कोड क्या है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे अगेन आर का कोड क्या है सेकंड में क्वेश्चन मार्क, और थर्ड में भी आर का कोड क्या है क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली आपको सेम कोड को रेप्लिकेट करना है। तो आपको चाहिए डेट। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करोगे तो फर्स्ट से आपको डी और ए का कोड मिल जाएगा, और सेकंड से आपको टी और ई का कोड मिल जाएगा। तो यहां से 1 और 2 से भी आपको क्या मिल जाएगा, डेट का कोड। 1 और 3 को कंबाइन करोगे तो 1 से आपको अगेन डी ए का कोड मिल जाएगा, से सुनो, और थर्ड से आपको टी ई का कोड मिल जाएगा। सो इनको कंबाइन करके आप डेट निकाल सकते हो। सो हमारा आंसर इस केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1 एंड आइदर 2 और 3 फॉलोज। इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट इन विच ईयर वॉज संजय बॉर्न। आपको संजय का ईयर ऑफ बॉर्न पता करना है।
डेटा 1 में क्या गिवन है बच्चों, संजय इज 6 ईयर ओल्डर देन गोपाल, मीन्स संजय और गोपाल के एज का डिफरेंस 6 ईयर का है। डेटा 2 में क्या गिवन है, गोपाल्स ब्रदर वॉज बोर्न इन 1982, जो गोपाल्स के ब्रदर का एज है वो गिवन है आपको 1982। नाउ कम टू द डेटा 3, इसमें क्या कह रहा है, संजय ब्रदर इज 2 ईयर यंगर देन गोपाल ब्रदर हु वॉज 8 ईयर्स यंगर देन गोपाल। तो अगर आप डेटा 2 और डेटा 3 को कंबाइन कर दो तो यहां से आपको गोपाल का एज पता चल सकता है। वो कैसे, गोपाल ब्रदर का एज है 1982 और गोपाल इससे 8 ईयर ओल्डर है, इट मींस गोपाल का एज क्या होगा 1974। अगर 8 ईयर्स इसमें ऐड करोगे तभी तो 1982 आएगा। ये क्लियर है। अब हमें ये पता चल जाएगा कि गोपाल का एज कितना है 1974। सो हमने 1 और 2 कंबाइन करके गोपाल का एज पता कर लिया। डेटा 1 में क्या गिवन है कि संजय और गोपाल के बीच में 6 ईयर का डिफरेंस है और संजय गोपाल से 6 ईयर ओल्डर है। तो यहां से भी 6 ईयर बैकवर्ड जाओगे बच्चे तो ईयर आपको कौन सा मिलेगा 1968, और वो ईयर ऑफ बॉर्न किसका होगा, संजय का। सो हम ये बोल सकते हैं कि डेटा 1, 2 और 3 सभी को कंबाइन करने के बाद आप संजय का ईयर ऑफ बॉर्न मिल जाएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। In this question, it is saying that among P, Q, R, S, T, Q is second tallest and S is immediate taller than the shortest. Who among them is in middle when they stand in the order of their height? देखो 5 persons given है, so let's say ये assume कर लो 5 persons है, 1, 2, 3, 4 और 5। हमने इसको हाइट्स में इस तरह से अरेंज कर दिया, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मीन्स यहाँ सबसे छोटा 1, ये 2 उससे बड़ा, फिर ये 3, ये 4 और ये सबसे टॉलेस्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Q इज सेकेंड टॉलेस्ट, तो Q 4th पोजीशन पे आएगा एंड S इज इमीडिएट टॉलर देन शॉर्टेस्ट, सो S यहां पे आएगा। ये क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है हु अमोंग देम इज इन मिडिल, तो डेटा 1 में क्या कह रहा है, डेटा 1 को देखोगे बच्चे तो यहां पे कह रहा है T इज नॉट शॉर्टेस्ट, मीन्स यहां पे T नहीं हो सकता है, इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला नहीं है। क्लियर है, T का पोजीशन 1 पे नहीं है। डेटा 2 में क्या कह रहा है, R इज टॉलर देन S बट शॉर्टर देन Q, तो अगर आप डेटा 2 को देखोगे तो ये कह रहा है R इज टॉलर देन S एंड शॉर्टर देन Q, तो ऑब्वियस सी बात है R के लिए एक ही पोजीशन बचता है इन बिटवीन S एंड R, सो ऑब्वियस सी बात है R का पोजीशन क्या होगा, 3rd होगा यहां से। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा डेटा 2 से आंसर आ रहा है कि मिडिल में कौन सा है, सो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर 2, तो क्लियर है। अब क्या 1 एंड 3 भी है क्या, सिंस ऑप्शन बी में 1 एंड 3 भी गिवन है, 1 और 3 को चेक कर लेते हैं। डेटा 3 में क्या है वो पहले देख लेते हैं बच्चे। डेटा 3 में क्या कह रहा है, P रैंक्स 3rd इन हाइट अबव S व्हेन ऑल आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। फर्स्ट में क्या था डेटा 1 में कि T इज नॉट शॉर्टेस्ट, मींस यहां पे T नहीं होगा। क्लियर है। थर्ड में क्या कह रहा है, P रैंक्स 3rd इन हाइट अबव S, तो अगर ऐसे S का पोजीशन 2 है तो इससे 3rd अबव रैंक कौन सा होगा, यहां से 1st, 2nd और 3rd, मींस 5th पोजीशन पे कौन सा होगा, ये P। ये क्लियर है बच्चों। अब T का पोजीशन यहां पे नहीं है तो T का पोजीशन और कहां पे हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है यहां पे होगा। ये क्लियर है। उस केस में R का पोजीशन क्या होगा, यहां पे। तो अगर आप 1 और 3 को कंबाइन करोगे बच्चे तो भी यहां से आपको आंसर क्या है, मिल जाएगा। इस केस में मिडिल में कौन सा होगा, T होगा। सो हम यहां से बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, आइदर 2 ओनली और 1 एंड 3 ओनली।